चलिए, सबसे पहले थोड़ी बहुत कुछ कॉमन बातें हैं, जरा उनको देख लो। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे भी चलेंगे। गुड इवनिंग बेटा। आप लोगों ने 9th में एक बात और पढ़ी थी, मिक्सचर और कंपाउंड, दोनों में फर्क जानते हो? मिक्सचर और कंपाउंड, यहां क्या लिखा है छोड़ो, मैं इसको हटा देता हूं, आप वैसे ही बताओ। मिक्सचर एंड कंपाउंड जानते हो कुछ? वैसे एज सच ये टॉपिक नहीं है यहां का, बट ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमारे को। अरे बोलो, मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, दोनों में फर्क पता है किसी को? हाँ, मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड के लिए केमिकल। तुम दोनों सही बोल रहे हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, उसका मतलब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? बेशक हिंदी में बताओ, वो मैटर नहीं करता। बोलो क्या कह रहे थे सर? उसके जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तब वो कंपाउंड बनता है। हाँ, फिक्स रेशियो में केमिकली रिएक्ट करता है तब कंपाउंड बनता है। और दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में जस्ट मिक्स कर दे और कोई नया कंपाउंड नहीं बनता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे कि चीनी को पानी में मिला दो, ठीक है, तो शुगर और वाटर का जो वो सोल्यूशन हुआ वो क्या हो गया? मिक्सचर। उसमें शुगर की भी प्रॉपर्टी आ रही है और पानी की भी, है ना भाई? पानी लिक्विड फॉर्म में वो रहेगा और साथ में शुगर जैसा मीठा हो जाएगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है, वो तो क्या है? मिक्सचर। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो नया कंपाउंड बनता है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर। अब आप एक बात का ध्यान रखना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या बनता है? वाटर। तुम्हें एक बात पता है, इसमें कंप्लीटली प्रॉपर्टी बदल जाती हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत तेज जलता है। आपके घरों में जो एलपीजी है उससे भी ज्यादा तेज जलता है वो, ठीक है। रॉकेट वगैरह में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, पता है किसी को? नहीं पता था तो अब ध्यान रखना, रॉकेट वगैरह को लॉन्च करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और वहां पे फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन के बगैर कहीं आग लगती नहीं है, आपको पता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग बुझ जाती है। तो ये दोनों के दोनों किसी भी मतलब हाईली इनफ्लेमेबल होता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, लेकिन इन दोनों से जो कंपाउंड बनता है वो आग को बुझाता है। एकदम अलग प्रॉपर्टी, हाँ या ना? तो जब भी दो केमिकल्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके कोई ऐसा सब्सटेंस बनाए जिसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो, दैट आर कॉल्ड कंपाउंड। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। लेकिन दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होकर किसी भी रेशियो में मिक्स होके कोई ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें कंबाइनिंग एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी रहती है, उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। 9th क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग में ये बात आपको बताई गई थी, यस और नो? ठीक है, वो अलग बात है, यहां पे 10th में आपसे कहीं ये बात पूछी नहीं जाएगी। लेकिन ना कंपाउंड हमें पढ़ना है तो हमें पता भी होना चाहिए वो मिक्सचर से अलग कैसे है। ठीक है बेटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स है सबके पास, है ना? सामने रखिएगा नोट्स चैप्टर 1 का। बीच बीच में कहीं कहीं पे खाली जगह होगी, वहां पे मैं यही लिखवाऊंगा। आप लोग अपने नोट्स में जो आपको नोट्स दिए हैं मैंने, उसमें चैप्टर 1 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, अच्छा जी, मिक्सचर और कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। अगर इनके प्रॉपर्टीज की बात आ जाए तो जरा देखो, कभी भी अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए मिक्सचर और कंपाउंड में तो पहले नंबर में इनकी डेफिनेशन लिखना जो यहां मैंने दिया है।
ठीक है, डेफिनेशन। फिर मिक्सचर हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू कंबाइनिंग एलिमेंट। मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कंबाइनिंग एलिमेंट्स वाली होती हैं। जैसे मैंने कहा शुगर और वाटर को अगर मिक्स करते हो किसी भी रेशियो में तो जो उसका मिक्सचर मिलता है उसमें शुगर की भी प्रॉपर्टी होती है और वाटर की भी। लेकिन कंपाउंड में यहां पे मिस्टेक है, ये मिक्सचर नहीं कंपाउंड। कंपाउंड हैव प्रॉपर्टीज नॉट सिमिलर टू रिएक्टिंग एलिमेंट। रिएक्टिंग एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी कंपाउंड में नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। एग्जाम्पल में आप मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर कर सकते हो, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिख लो ये सब, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय रिएक्टिंग H2 with O2। नोट्स में मैं जो भी करेक्शन करूं या जो भी लिखूं वो आपको लिखना है वहीं पर। मैंने जानबूझकर कहीं कहीं जगह छोड़ रखी है, और जानबूझकर खैर गलतियां नहीं करी, ये तो खैर अनजाने में हो गई हैं, उनको ठीक कर लेना, ठीक है। नोट्स हम इसलिए दे देते हैं बेटा थोड़ा लिखने का टाइम बचेगा, बट कंप्लीटली लिखा हुआ नहीं देते क्योंकि बीच बीच में आपने भी काम यही करना है, ठीक है। इसलिए काफी सारी जगह बीच में आप देखोगे खाली खाली मिलेंगी, वहां पे हम यही लिखवाएंगे। ठीक है, चले आगे। ये तो बात रही मिक्सचर और कंपाउंड की बेटा। आपके 10th क्लास में एक्चुअल में टॉपिक यहां से स्टार्ट होते हैं, वो भी समझ लो 9th की कुछ बातें थी, बस एक बार याद दिलाया मैंने। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जब कभी भी क्या होता है कि एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ केमिकली रिएक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनाए जिसकी प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग वाले कंपाउंड से टोटली डिफरेंट हो, तो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक तरीके से जो कंपाउंड बनाने का प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो वही यहां लिखा हुआ है, द केमिकल प्रोसेस इन विच some new substances with new properties are formed is called chemical reaction। यानी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिससे कोई नया सब्सटेंस बनता हो, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि जैसे जो जो रिएक्शन करता है, जैसे देखो मैंने यहां पे एक वर्ड इक्वेशन लिखी है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। मान लो ये एक रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिखा, भाई जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है। A प्लस बी से हमें मान लो C प्लस डी मिलता, तो ये दोनों रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, ये मतलब हुआ इसका, बोलो। तो जो आपस में रिएक्शन करते हैं ना स्टार्टिंग में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये हमेशा LHS में रहता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है बेटा उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। वो हमेशा RHS में रहता है, ध्यान रहेगी बात। ये जस्ट एक एग्जांपल लिखा है मैंने, और केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक है।
और इन केमिकल रिएक्शन का एक वर्ड फॉर्मेट मैंने यहां पे लिखा हुआ है जो आपके सामने है कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन। ये मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये दोनों रिएक्शन करके ये दो सब्सटेंस बना रहे हैं, ये दो कंपाउंड रिएक्ट करके ये दो सब्सटेंस बना रहे हैं। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है। इस रिएक्शन को अगर सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए तो इसी को क्या कहते हैं? इक्वेशन। जरा ध्यान देना, यहां पे ये केमिकल रिएक्शन था और इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ध्यान रहेगी बात। तो कैसे लिखते हैं? पहले जिंक, तो जिंक अगर अकेला है तो जिंक लिख दिया, सिखाया था मैंने। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, वहां लिस्ट में जनरल नेम जो लिखवाया है देखो वहां पे H2SO4 दिया हुआ है। अगर आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा, मेरे नोट्स में पेज नंबर 5 पे ही जरा देखो, सबसे ऊपर कहीं मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। मिला? तो वो आपको याद होना चाहिए। देखो H2SO4, इनको रिएक्ट करने से क्या बना? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट कैसे बनता है वो आपको सिखाया था। हाँ भाई, अरे भाई जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जिंक की वैलेंसी क्या होती है? और सल्फेट की भी 2। 1 ऐसे क्रॉस करके क्या बन गया? ZnSO4। ठीक है। और प्लस में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर अकेला हो तो एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो खाली H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। समझ आई बात? हाँ जी, क्लियर है सबको? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन और इक्वेशन में फर्क समझ आया क्या? जो होल प्रोसेस है नया कंपाउंड बनने का उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उस रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? सब कुछ लिखा है आपके नोट्स में, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, फिर यहां पे क्या बात आती है जरा ये देखो। कभी कभी इन जनरल लाइफ हम ये सोचते हैं कि यार कोई रिएक्शन हो रहा है, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? कुछ देखने से कोई ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते हैं क्या? तो हाँ जी, जरूर आते। केमिकल रिएक्शन जब होगा ना बेटा, कभी कभी आप देखोगे कलर चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का, कभी कभी आप देखोगे हीट निकलेगी, कभी कभी आप नोटिस करोगे कि कोई गैस निकलेगी। तो इस तरह के ये कुछ चेंजेस हैं जिससे ये पता लगता है केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक है यहाँ पे चेंज इन स्टेट। ये सब जैसे अगर हम कहते हैं यार ये प्रोसेस हुआ है कि नहीं, तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हारे को कोई नोटिसेबल चेंज ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, है ना? तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना, तो ये 3-4 चेंजेस आमतौर पे देखे जाते हैं कि स्टेट में चेंज हो जाता है। स्टेट का मतलब समझते हो? फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं तो कार्बन एक सॉलिड होता है। कार्बन कोयला ले लो, कोल, ठीक है। एस लिखने का मतलब सॉलिड। किसी भी केमिकल नेम के बाजू में ब्रैकेट में अगर कभी भी एस लिखा है इसका मतलब होता है बेटा सॉलिड। एल लिखा है तो लिक्विड, जी लिखा है तो गैस, और कभी कभी AQ लिखा होता है, जानते हो इसका मतलब?
हाँ, एक्वस का मतलब हिंदी में बताओ। जैसे किसी भी सब्सटेंस में पानी में मिला दिया जाए ना, जरूरी नहीं है जेली लाइक लिक्विड, उसमें पानी बस एडेड हो तो एक्वस। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, बेरियम सल्फेट लिया, और वो पानी में मिक्स्ड है लेकिन, तो हम उसके बाजू में क्या लिखेंगे, AQ, यानी कि वो पानी भी मिला हुआ है उसमें। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। अच्छा जी, तो कभी कभी केमिकल रिएक्शन, जैसे ये अभी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ था ना, तो Zn के ब्रैकेट में अगर कभी S लिखा हो, H2SO4 के ब्रैकेट में AQ लिखा हो, तो घबरा मत जाना, रे कहां से आ गया, क्यों लिखा है, वो फिजिकल स्टेट भी बता देते। अब जैसे कई बार आप अपने नाम के साथ सरनेम बताते हो, कई बार नहीं भी बताते, तो आप थोड़े ना बदल गए। ठीक है, तो कभी कभी बाजू में ये लिखा रहता है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ओके, चलो, तो ये मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूं, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना ताकि ध्यान रहेगा। पहले समझ लो, चेंज इन स्टेट, कार्बन अगर सॉलिड में लिया जाए और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, और इसको अगर आप गर्म करो तो क्या बनेगा, CO2, जो कि किस फॉर्म में होगा, तो ये देखो स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन अगर लेते हो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, और जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, H2O, जो कि क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, तो कई बार फिजिकल स्टेट में ये चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। तो ये भी एग्जांपल हुआ कि केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका हुआ कि हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो कोई प्रोसेस करा रहे हैं, और वहां पे हम देख रहे हैं फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा रिएक्शन हुआ है। ध्यान रहेगी बात, बोलो। दूसरे नंबर में चेंज इन कलर, ये कलर का बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। कॉपर सल्फेट पता है कौन से कलर का होता है, ब्लू। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, वो भी मैंने लिस्ट करके दिया हुआ है आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। पन्ना पलटो, एक पेज बाद जाओ, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने लिख रखा है और चैप्टर के एंड में भी लिख दिया मैंने एक बार। कलर याद करने पड़ेंगे, जितने मैंने लिखे कम से कम उतनों के तो जरूर, और भी अगर थोड़े बहुत आए तो मैंने जगह छोड़ रखा है, वहां ऐड कर लेना। ठीक है, कम से कम ये 15-20 कंपाउंड के कलर याद करने पड़ेंगे। कॉपर सल्फेट होता है बेटा ब्लू कलर का, किस कलर का होता है, और जब इसको आयरन से रिएक्ट कराया जाता है तो ये नोटिस किया जाता है कि क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट, जो कि कैसे कलर का होता है, जरा ढूंढ के देखो, ग्रीन कलर का। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे बन रहा है, कोई नहीं, वो सब भी समझाएंगे। पहले आप ये देखो, मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूं, कलर आपको याद रखना पड़ता है, फेरस सल्फेट और प्लस यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है तो कलर में चेंज हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात। इसके अलावा और एग्जांपल देखो, Na2SO4, देखना इसका कलर मैंने लिख के दिया हुआ है क्या, और BaCl2 का कलर बेरियम क्लोराइड, लास्ट पेज पे देखो, लास्ट पेज इन द सेंस की वर्कशीट शुरू होने से जस्ट पहले। हाँ जी, बेरियम सल्फेट का तो वाइट है, उससे पहले इनमें से किसी का कलर मैंने दिया हुआ है, Na2SO4 BaCl2, इनमें से किसी का कलर लिखा हुआ है मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहां पे जब ये रिएक्शन होता है जो भी इसका कलर होगा, लेकिन बाद में ये NaCl जो होगा वो तो एक्वस फॉर्म में मिलता है। ठीक है,
और ये BaSO4 क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। या फिर चलो इसमें इनका कलर अगर हमें नहीं पता तो फॉर अ वाइल हम अगर यहां पे देखें, एक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर तो होगा, हाँ जी, ब्लैक। सिल्वर ब्रोमाइड है, हाँ सिल्वर सल्फाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर देखो मिल जाएगा येलो। और सिल्वर ब्रोमाइड का येलो दिया हुआ है, और अच्छा सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट होता है एक। इसका येलो होता है, और अगर इसको सनलाइट में रख दोगे ना, लाइट में, तो ये क्या बन जाता है, सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होता है, और साथ में क्लोरीन गैस निकल जाती है। ठीक है, वही अगर और एक एग्जांपल लो, थर्ड, सिल्वर क्लोराइड, तो ये व्हाइट होता है, और इसको भी सनलाइट में अगर रखें तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हो गया कि कैसे देखो स्टेट में चेंजेस आते हैं, कैसे देखो यहां पे कलर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, लिख लो आप लोग भी, फटाफट लिखो। समझ आ रही है बातें? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जनरली ये सब चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह अब इसके भी एग्जांपल दूंगा। टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, गैस बनता है कई बार, तो ये अगर बन रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पेन से ही लिखा करो बेटा, पेंसिल से क्यों लिखते हो, डबल डबल मेहनत करोगे फिर। पेन ले लिया करो, हमारे पास हमने बहुत सारे पेन आपके लिए बनवा रखे हैं नीचे, अभी मंगाता हूँ। तू जा बेटा केशव, एक बार नीचे जा, रिसेप्शन पे जो दीदी बैठी है ना, उनसे कहना कि 10-12 पेन देने के लिए। वर्षा बेटा पेन दे देना, ड्रॉअर में पड़े होंगे आपके, ड्रॉअर में इस बच्चे को 10-12 पेन दे देना।
लो सभी लो। पेन ना हो कभी तो मांग लिया करो हमसे। करे आगे। फिर उसके बाद बात आती है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कई बार तुम देखोगे कि हीट निकलती है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो CO2 बनता है और साथ में हीट भी निकलती है। बल्कि इस तरह के रिएक्शन को एक नाम भी दिया जाता है। जिस भी रिएक्शन में से हीट निकलती है ना, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सो का मतलब एग्जिट, ऐसे ध्यान रखो, और थर्मल मतलब हीट, यानी हीट रिलीज होती है जिस भी रिएक्शन में, उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। इसके अलावा CaO और वाटर। घर में सफेदी होते हुए देखा है कभी? सफेदी, पेंट नहीं। कहोगे एक ही तो बात होती है। एक बात नहीं होती। आजकल क्या होता है कि बने बनाए पेंट आते हैं, पेंटर लेता है, लग जाता है। पहले क्या होता था? चूना, चूना, लिटरली चूना, CaO मतलब क्विक लाइम, चूना होता है। चूने को क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के ड्रम में डालते हैं और पानी डाल देते हैं, उबलने लग जाता है। वो गर्म नहीं करते हम, अपने आप ही उबलने लग जाता है। एकदम इतना तेज उबलने लग जाता है कि आप हाथ भी नहीं डाल सकते। ऐसा कभी प्रोसेस देखा घर में? नहीं। आजकल के जमाने में ये सफेदी कोई नहीं कराता। सफेदी अगर आपके घर में हो ना तो ऐसे करोगे तो हाथ पूरा सफेद हो जाएगा। वो पूरा चूना चूना निकलता भी है। उससे बचने के लिए उसमें फेविकॉल मिलाते थे खैर पहले, लेकिन चलो वो हमारा मैटर नहीं है अभी। आजकल के ज़माने में आप बच्चों ने शायद ही देखा होगा सफ़ेदी होते हुए। लिटरली गांव वगैरह में शायद अभी भी होता होगा, पता नहीं, लेकिन यहाँ बहुत पहले हुआ करता था। 20 साल पहले का ट्रेंड था ये। चूना लेके आते थे हार्डवेयर वाले से, चूने को पानी में डाल के छोड़ दिया जाता था रात भर के लिए, क्योंकि जैसे ही पानी में चूने को डालते थे वो उबलने लग जाता था अपने आप ही। अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको पता होगा, उन्होंने देखा भी होगा। और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो इतना सा चूना पनवाड़ी से मत लेना, वो तो उबलने के बाद जो बचता है वो रखता है वो। क्विक लाइम यानी चूना जाके हार्डवेयर की दुकान से लेना और उसको थोड़े से पानी में ऐसे डाल देना, एकदम उबलने लग जाएगा तेज। मजाक नहीं कर रहा, और तुम्हें कुछ नहीं करना, माचिस वाचिस कुछ नहीं लगाना, वो अपने आप ही उबलने लग जाएगा, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कहोगे उसके बाद पेंट कैसे करते थे, क्या था प्रोसेस, वो भी देखेंगे हम आगे इसी चैप्टर में। बट अभी फिलहाल के लिए बस ये देखो कि अगर ये क्विक लाइम होता है बेटा। कहोगे ये कैसे पता आपको? ये भी मैंने वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में लिख रखा है। क्विक लाइम को CaO कहते हैं। अगर इसको पानी के साथ मिलाया जाए तो CaOH ट्वाइस बनता है, इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ये भी लिख रखा है मैंने, स्लेक्ड लाइम। और इसमें बहुत सारी हीट भी निकलती है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हुआ? मतलब जिसमें भी हीट निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट निकलती है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यानी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। यस और नो? अपार्ट फ्रॉम दैट और देखो एग्जांपल, CaCO3। बहुत ध्यान से यहां ध्यान दे देता बेटा, लिख लेना, अभी 2 मिनट रुक जाओ। CaCO3 ये लाइमस्टोन होता है। आप लोग को लग रहा होगा सर पता नहीं कहां कहां से लिख रहे। भाई जो आपको दिया था ना याद करने के लिए, सारे फॉर्मूले याद करो, कुछ भी आपको अटपटा नहीं लगेगा।
और इसीलिए डे 1 पे हम चैप्टर 1 शुरू नहीं करते हैं, पहले हफ्ता दिन आपको ये सब सिखाते हैं कि आपके लिए नया कुछ ना रहे। लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं, ध्यान देना, एरो के ऊपर ऐसे ट्रायंगल लगाने का मतलब होता है हीट हम दे रहे हैं। यहां पे हीट हम नहीं दे रहे थे, हीट निकल रही थी, रिएक्शन के बाद हीट निकल रहा था, जबकि यहां पे हीट हमें देनी पड़ती है, तब ये रिएक्शन होता है और तब बनता है क्विक लाइम और CO2। तो जिसमें हीट तुम्हें देनी पड़े उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, एंडो, एन मतलब एंट्री, ऐसे ध्यान रखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, एक्सो में अपने आप हीट निकलता है। अब चाहे हीट देनी पड़े चाहे हीट मिले, दोनों ही स्थितियों में टेम्परेचर में तो बदलाव होगा कुछ, और टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? अच्छा जी, फिर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल देखो, अगर कभी भी सोडियम को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराऊं तो यहां बनता है Na2SO4। कब कौन किससे रिएक्ट करता है तो पता नहीं क्या बना लेता है, ये अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा होल्ड करो, इसके बाद बताऊंगा। लेकिन अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि सर ने कुछ एग्जाम्पल लिखे कि ये इससे रिएक्ट करके ये बनता है, वो फिलहाल याद करो। जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो Na2SO4 बनाता है और साथ में H2। तो H2 क्या है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। तो ये गैस है बेटा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं भैया इसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। या फिर C+O2 जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना था? CO2, ये भी गैस था। जब भी गैस होता है ना बेटा, तो कई बार जी ना लिख के ना ऐसे लिखा मिल जाएगा तुम्हें, ऊपर की तरफ एरो, उसका मतलब भी गैस ही होता है। पता है क्यों? गैस क्या होती है? उड़ती है ना ऊपर की तरफ। तो अगर अप, हाँ, लाइट वेट होती है, तो जब भी अप एरो होगा इसका मतलब वो क्या है? गैस है। कोई दिक्कत? क्लियर है बात सबको? अप एरो का मतलब गैस है। ध्यान रहेगी बात? फटाफट लिख लीजिए, ये भी स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने, वहां पे लिखिए। और ये एक दो प्रोडक्ट आएगा वो गैसेस होंगे, सारे नहीं, कोई एक जरूर गैस होगी। रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई ना कोई एक गैस जरूर होगा, ठीक है, जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का केस होगा। और ये जस्ट उनकी पहचान का तरीका है। जैसे कि अगर मैं कहूं, तुम किसी को बताते हो कि अरे जाके रवि सर से मिल लेना, कौन से हैं रवि सर? तो तुम मेरा कुछ हुलिया बताओगे, है ना, कैसे दिखते हैं, चश्मा लगाते हैं, कुछ तो बताओगे। तो ऐसे जब केमिकल रिएक्शन की जब बात होगी तो केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे होगी? तो भाई इनमें से कुछ ना कुछ जरूर हम नोटिस करेंगे। गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, या टेम्परेचर में कुछ बदलाव हो रहा होगा, या फिजिकल स्टेट में कुछ चेंज हो रहा होगा, या फिर कलर में चेंज हो रहा होगा। चारों एक ही साथ हो ये जरूरी नहीं है, कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं एक साथ। तो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, तो ये आपको क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होती है। क्लियर है सबको? चलो, अब उसके बाद बात आती है केमिकल इक्वेशन, जो मैंने अभी थोड़ा पहले भी बता दिया था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबल के फॉर्म में अगर रिएक्शन को हम लिखें तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें काफी सारे पॉइंट्स पे मैंने ये बातें बताने की कोशिश करी गई है कि ये केमिकल रिएक्शन को लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
इट इन्वॉल्व यूज ऑफ केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला, यानी कि इसमें जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे उनके हमें सिंबल या फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल एलिमेंट जब भी लिखेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है? एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं कहूं हाइड्रोजन लिखो तो H2, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या होती है? 2। अगर मैं कहूं सोडियम लिखो Na, उसकी एटॉमिसिटी 1 होती है। कहां से याद करना है? नोट्स दिए हैं, पहले समझाया भी है आपको। 7 तो एलिमेंट ऐसे हैं, 7 एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। आपके नोट्स में आप देखो, फर्स्ट पेज पे ही सबसे नीचे मैंने लिख रखा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, इन सब की एटॉमिसिटी 2 होती है और कुछ की ऊपर लिख रखी है, और उसके अलावा जो भी है उन सब की एटॉमिसिटी 1 होती है ना भाई? तो जब भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग। क्लोरीन लिखना है तो Cl2, है ना भाई? तो जब सिंगल एलिमेंट लिखने होते हैं तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जब कभी भी कंपाउंड लिखना होगा तो क्रॉस करके, वैलेंसी करके तभी आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा नेसेसरी कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्शन। कहोगे क्या मतलब? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। तो एरो के ऊपर मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका मतलब क्या होता है? हीट देना पड़ेगा। यानी जिस कंडीशन में भी कोई रिएक्शन होती है वो कंडीशन लिखनी पड़ती है। अगर कंडीशन नहीं लिखोगे तो रिएक्शन इज सपोज टू बी रॉन्ग। ध्यान रहेगी बात? क्योंकि देखो, कार्बन CaCO3 को आप खुले में रखोगे तो अपने आप नहीं टूट जाएगा, उसको हीट देनी पड़ेगी तब टूटेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि हीट देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? इसके अलावा जैसे मैंने एक और रिएक्शन लिखा था AgBr, और मैंने कहा था इस पे सनलाइट पड़ेगी तब ये क्या होगा? ब्रेक होगा। सिल्वर और ब्रोमीन बताया था, अभी याद ही नहीं है। ये रहा AgBr, सिल्वर, हो गलत लिख दिया यहां पर बेटा, सिल्वर और Br2 वहां पे, ठीक है? ठीक है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सिल्वर और ब्रोमीन। तो ये जो एरो के ऊपर जो लिखा जाता है ना, ये जस्ट टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा कि मन किया तो लिख दिया, नहीं मन किया तो नहीं लिखा। एरो के ऊपर अगर हम कुछ बताते हैं कि ये कंडीशन है तो लिखना जरूरी है, नहीं बताते तो मत लिखो, यानी नॉर्मल सिचुएशन में हो रहा है वो रिएक्शन। कभी यहाँ पे कुछ कंपाउंड के भी नाम लिखने पड़ते हैं क्योंकि उस कंपाउंड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताया जा रहा है यहाँ पे। सिंगल एलिमेंट है तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग, रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है वो एरो के ऊपर लिखा जाता है। इसके अलावा रिएक्शन हमेशा बैलेंस करना जरूरी है। अब ये बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे अभी होल्ड पे रहने दो। फिजिकल स्टेट भी लिखना चाहिए ब्रैकेट में, वो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कार्बन ये सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और जब कंबाइन होते हैं तो CO2 गैसियस स्टेट में। लेकिन ये स्टेट लिखना हर वक्त जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन में पूछे तो बताओ, नहीं तो मत बताओ, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सारी हमेशा लिखनी जरूरी होती। कैटलिस्ट होता है जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो किसी रिएक्शन को होने में कोई हेल्प करने वाला जो केमिकल होता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन को प्रमोट करने वाला कोई केमिकल हो, ठीक है, उसको कैटलिस्ट बोला जाएगा। क्लियर? तो जो भी कंडीशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब के सब एरो के ऊपर लिखे होने चाहिए। ध्यान रहेगी बात? कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल साथ के साथ आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे चलूं। लिखना है कुछ? नहीं? चलो देखो बेटा, स्टार्टिंग में इंट्रो वाला पार्ट एक तरीके से हो गया जिसमें मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल
इक्वेशन क्या होता है, और कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मेन चेंजेस कौन से होते हैं। सारी बात क्लियर है? बोलो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बताओ कोई। तो ऐसे नहीं बता पाएंगे एकदम से। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है विद द प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टिंग एलिमेंट, है ना। जो रिएक्ट कर रहा है उससे अलग प्रॉपर्टी होती है। जो रिएक्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रहेगी बात। और इस प्रोसेस को लिखने सिंबल के फॉर्म में जो रिएक्शन को लिखा जाता है उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? चलो जी, अब यहां पे देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते कैसे, अब इस पे बात चलते हैं। जैसे मैं बार बार यहां पे कोई भी रिएक्शन लिख दे रहा हूं अपनी मर्जी से, आपको भी लग रहा है पता नहीं कैसे लिखे जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप देखो 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं। आपको हमेशा ऐसा लिखा मिलेगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और फिर क्या बनाता है ना। कभी ऐसा लिखा मिले आपको और आपसे कहा जाए केमिकल इक्वेशन लिखो, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशन लिखो, तो पता है कैसे लिखना होगा, जरा ध्यान देना। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट, ये आपस में रिएक्ट कर रहे। तो आपको लिखना होगा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, यानी प्लस, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, टू फॉर्म। यहां पे एरो डालना है, कोई बराबर का साइन नहीं लगाएगा, बराबर नहीं, एरो, हमेशा एरो। बराबर लिखोगे गलत है, ठीक। टू फॉर्म या टू गिव लिखा आएगा तो एरो, और इधर क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पहले वर्ड फॉर्म में मैंने लिखा, वर्ड इक्वेशन कहते हैं इसे। ये आप नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए स्टेप लिख रहा हूं। अब मुझे यहां पे हाइड्रोजन अकेला लिखना है भाई, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, अकेला लिखना है तो एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग प्लस Cl2। यहां पर अब हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, वैलेंसी से क्रॉस कराकर। या तो फॉर्मूला याद हो आपको या वैलेंसी से क्रॉस कराओ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1, एटोमिसिटी 2 होती है, वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो HCl। ये बना इक्वेशन। समझ आई बात? कब मैं इधर से वो लिख देता हूं, कई बार बच्चों को लगता है यहां 2 था वहां पे 1 हो गया, हो जाएगा ऐसा। इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले रिएक्शन लिखना सीखो। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं? हाँ जी मैम। और देखो, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। तो यानी कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, यानी प्लस किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, वाटर। फॉर्म जहां पे आए या गिव आए, यानी कि अब एरो लगाना। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, अकेला हाइड्रोजन, अकेला ऑक्सीजन और वाटर। ये तो आपको याद है। आपको लग रहा होगा यार पता नहीं इसका 2 कहां गया, इसका 2 कहां गया, उसकी टेंशन मत लो, वो अभी बैलेंस करने का एक तरीका होता है, उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले आप बस ये लिखना सीखो। लिखना समझ आ रहा है? फिर इसी तरह क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्विक लाइम
रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या फॉर्म कर रहा है? स्लेक्ड लाइन। तो मुझे बताओगे क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO वाटर का, और स्लेक्ड लाइन का CaOH ट्वाइस। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब ये मैंने कैसे लिख दिया, समझ आया? आपको फॉर्मूले के नाम दे रखे हैं बेटा, वहां से रेफर करना है। नहीं आ रहा समझ में? ये यहां से रेफर करने हैं फॉर्मूलों के नाम। ठीक है, क्लियर है सबको? ये 3 मैंने लिखे, अगले 3 आप लोग लिखिए जरा, है ना आपके नोट्स में? पहले ये लिखो। और ये सभी अभी अनबैलेंस्ड हैं, अभी सभी के सभी अनबैलेंस्ड हैं। अनबैलेंस की मीनिंग क्या होती है वो भी अभी आपको ढंग से नहीं पता होगा, लेकिन अभी आप उसकी टेंशन छोड़ो। अभी आप बस वर्ड से इक्वेशन लिखना सीखो, फिर बैलेंसिंग भी अभी सिखा दूंगा। ये 3 कॉपी कर लो और अगले 3 करना शुरू करो फटाफट। बेटा कोई झिझक मत करना आप लोग पूछने में, ठीक है? कहीं कंफ्यूजन हो तो साथ के साथ पूछना। हाँ जी बेटा, नाम नहीं है? अच्छा नाम लिख लो बेटा उस पे ना, आप लास्ट में साइन कर दो, मैं नाम लिख देता हूँ अभी, बस लास्ट पर ले। आपकी साइंस की फर्स्ट क्लास है ना?
ये 3 तो नोट हो गए हैं और ये 3 मैंने कहे लिख लिए सबने। अभी चाहे पीछे पन्ना पलट पलट के देखना पड़ रहा हो, कोई बात नहीं, बस आपको आना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। कहीं दिक्कत लग रही है तो बोलो बेटा। ठीक है, जिंक का फॉर्मूला क्या है? जिंक को देखो, आप ढूंढो। केवल अकेला लिखना हो ना तो एटोमिसिटी वाले में ढूंढना। ये अगर साथ मिलते हैं तो साथ में 2 लिखना पड़ेगा, और इनमें नहीं मिल रहा तो केवल Zn लिखना पड़ेगा, जो इसका सिंबल होता है, केवल Zn। ठीक है, हाँ जी बेटा। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 होता है। हाइड्रोजन सल्फेट का है, हाँ जी, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 होगा। नहीं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है ना, एंड हाइड्रोजन, तो सोडियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है वो रफ में आप बना के देखो। सोडियम को Na लिखते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोराइड की B1 होती है, क्रॉस करोगे तो क्या होगा, NaCl, तो ये हो जाएगा NaCl। और प्लस में हाइड्रोजन अकेले है तो H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH कैसे बना वो भी मैं बताता हूँ। हो गए, सर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है। बना के देखो, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। आप लोग बनाकर देखो, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, हो गया। जिंक, पहले तो ये हाइड्रोजन सल्फेट का भी हाइड्रोजन तो H होगा ना बेटा, जिंक सल्फेट क्रॉस करके फॉर्मूला बनाने आता है आपको? वैलेंसी याद करी है? मैंने कहा था वैलेंसी याद करो। ये देखो यहाँ वैलेंसीज लिखी हुई है, Zn+2, तो यानी जिंक की वैलेंसी क्या है, 2। सल्फेट SO4, SO4 है सल्फेट, उसकी वैलेंसी क्या है, 2 माइनस का, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 1 क्रॉस करोगे तो क्या हो गया, ZnSO4। ठीक है, हो गया ये सब फॉर्मूला सही है। जिंक सल्फेट बेटा। ये पावर में ये नहीं लिखते हैं, बस इतना ही है, ये नहीं लिखते हैं, यहाँ H2SO4 लिखते हैं। ठीक है, ये पावर में माइनस वगैरह गलत लिख रहे हो आप। NaCl2 होता है, अकेला होता है, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है। ये तो रिएक्शन ही गलत लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना था यहाँ पे। हाँ जी, NaCl2 नहीं होता है, ये गलत लिख रहे हो, NaOH कैपिटल होता है। OH में O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। देखो एक बार यहाँ देखो, सभी जिनका रह गया। सबसे पहले यहाँ क्या कहा जा रहा है, सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट करने का मतलब प्लस, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड पूरा कंपाउंड है क्लोराइड के साथ। टू गिव यानी कि एरो लगाओ, क्या, सोडियम क्लोराइड एंड यानी प्लस हाइड्रोजन,
एक तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जहां भी सिंगल होता है ना एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग लिख डालो पहले। यहां पे सोडियम जो सिंगल सिंगल वाले हैं उनको एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग लिख दो, और हाइड्रोजन क्लोराइड उसमें दो दो आ रहे हैं तो उनको कंपाउंड बनाओ। रफ में ये करके देखा करो, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, क्लोराइड की 1, क्रॉस करो HCl। अब ये मत कहना सर वहां तो आप हाइड्रोजन का 2 कह रहे थे यहां 1 कह रहे हो। भाई एटॉमिसिटी 2 कह रहा हूं, वैलेंसी 1 कह रहा हूं। तुम्हारा नाम X है, वेट 50 है, भाई दोनों अलग अलग बातें हैं ना। आपकी हाइट 5 फीट है, वेट 50 किलो है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये थोड़ा ना दोनों 5-5 ही होंगी हमेशा। तो ऐसे ही वैलेंसी और एटॉमिसिटी दो अलग बातें हैं बेटा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो गया। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, क्लोराइड की 1, प्लस माइनस में नहीं लिख रहा, तो इसलिए वैलेंसी याद होनी जरूरी है। NaCl हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी? ठीक है, समझ आ रही है बात? इसी तरह देखो जिंक, जिंक अकेले लिखना है, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। कब प्लस लगाना है, कब एरो लिखना है, ये समझ आ रहा है बेटा? अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो डायरेक्ट ही इक्वेशन मत लिखो, पहले ऐसे ही लिखा करो, ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, लेकिन हम स्टेप वाइज ये इसलिए लिखते हैं ताकि गलती होने के चांस रिड्यूस हो जाए। जिंक अकेला है तो क्या लिखोगे Zn, जो अकेला होता है एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग। एटॉमिसिटी वाली जगह पे आपको नहीं मिल रहा यानी कि वो मोनो एटॉमिक है, बात खत्म। मोनो एटॉमिक मतलब खाली जैसा है वैसे लिखा जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फेट याद है फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं याद है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की 2, क्रॉस करो, क्या बन गया H2SO4। फिर यहां जिंक सल्फेट, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। अच्छा ये कट गए पहले, अब क्रॉस करोगे तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन जब अकेला है H2, H नहीं H2, तब वैलेंसी नहीं लिखनी आपने, ठीक है? फिर ऐसे ही सोडियम रिएक्ट्स मतलब ऐसे रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम अकेला हो तो हम क्या लिख सकते हैं, वाटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड OH है बेटा, उसकी वैलेंसी भी, तो ये क्या हो जाएगा NaOH, और साथ में अभी ये सारे रिएक्शन बस लिख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अभी भी ये अधूरे हैं बेटा, इनको बैलेंस करना जरूरी होता है। बैलेंसिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन ये तो आप समझ गए, कर लिया करेक्शन जो करना था, करना है करेक्शन पहले कर लो फटाफट, लेट हो रहे, रुक जाओ, होमवर्क भी तो दूंगा। हो गया?
अब देखो आगे ना मैंने ऐसे बैलेंसिंग के लिए ऐसे टेबल बना बना के छोड़ रखा है आपके लिए, बहुत सारे 10-12। कोशिश करो सबके ये स्केलेटल इक्वेशन जहां लिखा हुआ है ना, वहां पे आपको जैसे अभी बताया है वैसी इक्वेशन लिखना है। ठीक है, क्या मैंने बोला? जहां स्केलेटल लिखा हुआ है ना वहां पे आपको इक्वेशन लिखना है। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन कंबाइन यानी रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या लिखा होता है? देखो खाली N लिखा होता है, नाइट्रोजन N2 टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का क्या है? NH3, वो अमोनियम है NH4। ये जरा जरा से फर्क वाले ना बहुत परेशान करते हैं। तो आप हर रिएक्शन में जो स्केलेटल है उसके सामने ये लिख के लाओ अगली क्लास में। बेशक पेंसिल से लिख के लाओ कि कुछ गलती हो तो ठीक कर सको। ठीक है, बैलेंस और ये टेबल ऐसी ही रहेगी, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। ऐसे 11 मैंने लिखे हुए हैं, एक मैंने कर दिया। हर जगह स्केलेटल के जगह पे फिल करके लाओ। आप लोग कर लाओगे? समझ गए? 10 रिएक्शन है ये ना, एक्चुअली अनबैलेंस रिएक्शंस होते हैं, ये आपको करके आना। ठीक है, चलिए।